नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी अनलॉक 1 पर उठते सवालों की, केंद्र के फैसले से परेशान नीतीश कुमार की। जानेंगे कांग्रेस ने मोदी सरकार पर क्यों चलाए शब्द बाण और केजरीवाल ने केंद्र से क्या की मांग, और आखिर में बात कल से बदलने वाले नियमों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर कसा तंज। कहा, मौजूदा समय में हद से ज्यादा हो रही है नकारात्मक राजनीति। ट्विटर पर राजनीति करने वालों ने नहीं की कोई मदद। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी मुसीबत। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने थामा कांग्रेस का हाथ। पार्टी ज्वाइन करने से पहले गुड्डू ने की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, इस साल नहीं बढ़ेगा बिजली बिल। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन लेकिन नहीं मिलेगा एरियर। विभागों के बजट में की जा सकती है 30% की कटौती। राजस्थान में 12वीं की शेष परीक्षाएं 18 जून और 10वीं की 27 जून से होंगी शुरू। आरबीएसई ने जारी की डेट शीट, 30 जून तक चलेंगी दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं। केंद्र सरकार ने मंदिरों को 8 जून से सशर्त खोलने की दी इजाजत। तिरुपति मंदिर श्रद्धालुओं के हर जत्थे के बाद होगा सैनिटाइज। शिरडी में प्री बुकिंग से किए जा सकेंगे दर्शन। वृंदावन में बाहरी प्रसाद माला को नहीं दी जाएगी मंजूरी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 1 जून यानी कल से पूर्णबंदी का 5वां चरण शुरू हो रहा है, जो पूरे 30 दिन का है, लेकिन इसे नाम दिया गया है अनलॉक 1। ये अनलॉक 1 है क्या? सरकार किस चीज को अनलॉक करना चाहती है? इस बीच आज पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात एक बार फिर की। इन सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, देश में जब लॉकडाउन लगाया गया तब स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन अब देश को अनलॉक करने की बात की जा रही है। पीएम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। कल से रेल सेवा शुरू हो रही है, लेकिन इसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू नहीं होगा। सरकार किसी भी सीट को खाली छोड़ने को तैयार नहीं। साथ ही सरकार देश को अनलॉक करने की बात कर रही है। क्या सरकार ने अब देशवासियों को उनके भरोसे ही छोड़ दिया है? देखिए मीनाक्षी, चाहे लॉकडाउन हो या अनलॉक, हर हालत में भुगतना तो जनता को ही पड़ता है। हमने देखा है कि चौथे चरण के लॉकडाउन में देश भर में मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में तो रिकॉर्ड 8000 से अधिक मरीजों की संख्या दर्ज की गई। जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं मीनाक्षी, और जिस अदूरदर्शिता के साथ सरकार फैसले ले रही है, उससे तो यह तय है कि इस महामारी की चेन को अब तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। जब देश में मामले 100 के पार नहीं हुए थे, तभी अगर टेस्टिंग करने पर जोर दिया जाता तो इस पर शायद काबू पाया जा सकता था, लेकिन तब सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब पुरानी बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार शायद अब भी अपनी गलतियों से सबक लेने को तैयार नहीं है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुनकर के तो ऐसा ही लग रहा है। लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मगर यह सतर्कता किस तरह बढ़ती जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मॉल्स, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां सब खुल जाएंगे। 200 ट्रेनों और विमानों के कारण आवाजाही भी बढ़ जाएगी। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की भी छूट रहेगी। इससे संक्रमण का जो खतरा बढ़ेगा, क्या उसके लिए मोदी सरकार ने कोई पुख्ता योजना बनाई है? अगर बीमारों की संख्या तेजी से बढ़ती है तो क्या हमारे पास इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं? क्या इस महामारी के काल में लगातार ड्यूटी में लगे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक मजबूती को परखने की कोशिश सरकार ने की है? आयुष्मान भारत योजना, आयुष मंत्रालय का योग को बढ़ावा देना, माई लाइफ माई योग जैसी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया के जरिए आयोजित करना, लोकल के लिए वोकल, आत्मनिर्भर भारत अभियान और इस महामारी से बचने के लिए इनोवेशन, इन सब पर भी मोदी जी ने मन की बात की है। लेकिन इन सब से इस महामारी का सामना कैसे किया जा सकता है मीनाक्षी, इसका उन्होंने कोई सूत्र नहीं दिया। सरकार का रवैया ऐसा है मीनाक्षी, मानो वो खुद लॉकडाउन में है और गप्पे मारकर समय बिता रही है। मोदी जी को इस वक्त बताना चाहिए था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें कब समय से और सही सलामत लोगों को पहुंचाएंगी। जब इन गाड़ियों का संचालन रेलवे ठीक से नहीं कर पाया तो 200 और गाड़ियां जो लेकर के आ रहा है रेलवे, वो कैसे ठीक से चलाएगा, ये समझना होगा। आने वाले समय में एक के बाद एक त्यौहार भी पड़ेंगे और धार्मिक स्थलों पर भीड़ भी उमड़ेगी। क्या इसे संभालने के लिए प्रशासन तैयार रहेगा? लॉकडाउन या अनलॉक का खेल राजनीति समझ सकती है, लेकिन इस महामारी का वायरस नहीं समझ सकता है।
वो तो जहां मौका मिलेगा, यानी महामारी का जो वायरस है वो जहां मौका मिलेगा वहां अपना विस्तार कर लेगा। इसीलिए मोदी जी को मन की बात में ये बात भी देशवासियों से कह देना चाहिए था कि वे अपना ख्याल खुद रखें और सरकार से कोई उम्मीद न रखें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के फैसलों से अब तक गैर बीजेपी शासित राज्य ही नाखुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू को भी शायद केंद्र के फैसले खलने लगे हैं। इसीलिए तो अब सीएम नीतीश कुमार भी मोदी सरकार के फैसलों पर ऐतराज जताने लगे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने 1 जून से अनलॉक 1 की घोषणा की, लेकिन बिहार सरकार अनलॉक के मूड में नजर नहीं आ रही है। अब देश खुलने की तैयारी कर रहा है। पूर्णबंदी के चौथे चरण के बाद से अनलॉक मोड में जा रहा है, लेकिन बिहार में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में केंद्र का अनलॉकिंग का पालन सीएम नीतीश कुमार के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। लिहाजा संभावना जताई जा रही है कि बिहार सरकार फिलहाल यथास्थिति को ही बनाए रख सकती है। मतलब बिहार में अनलॉक 1 को लेकर अब यह असमंजस की स्थिति है और सीएम नीतीश कुमार केंद्र की गाइडलाइन को बिहार में लागू करेंगे, इस पर भी सस्पेंस नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो बिहार सरकार पूर्णबंदी 4 जैसी स्थिति को जून के दूसरे हफ्ते तक बनाए रखना चाहती है। मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ भी बैठक की है। दरअसल बिहार के लिए अनलॉकिंग में सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी कामगार खड़े कर रहे हैं। पहले सुनियोजित तरीके से कामगारों के बिहार वापसी नहीं करवाई गई। ऐसे में कामगारों का बिहार लौटने का सिलसिला लगातार जारी है और राज्य में सबसे ज्यादा मामले प्रवासियों के ही सामने आए हैं। अब अगर नीतीश सरकार बिहार में छूट का दायरा बढ़ाती है तो आंकड़े बढ़ने का डर नीतीश सरकार को सता रहा है। उम्मीद है कि राज्य सरकार इन तमाम बातों के मद्देनजर एक गाइडलाइन जल्द जारी कर सकती है। दरअसल बिहार में अब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात को लेकर सीएम नीतीश ने पिछले दिनों राज्य के सभी डीएम, एसपी समेत कई आला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी और राज्य में 31 मई के बाद पूर्णबंदी प्रभावी होने के संबंध में फीडबैक लिया था। अब नजरें बिहार सरकार के फैसले पर रहेंगी। देखना होगा कि केंद्र के ऐलान के बाद भी बिहार अनलॉक हो पाता है या नहीं। तो अब भले ही केंद्र के अनलॉक के फैसले से बिहार सरकार खुश नजर ना आ रही हो और नीतीश कुमार को हालात खराब होने की चिंता सता रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो केंद्र के नक्शे कदम पर चलती दिख रही है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद यूपी सरकार ने पूर्णबंदी 5 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी। तो योगी सरकार की गाइडलाइंस में क्या है खास, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पूर्णबंदी 5 के साथ देश अनलॉक होने जा रहा है, जिसे लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यूपी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाद 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स और होटल, रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे। यूपी सरकार की गाइडलाइंस की मुख्य बातों पर नजर डालें तो बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। थोक सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगी। फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे। कर्मचारी फेस मास्क लगाएंगे। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। बारात में सिर्फ 30 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। दोपहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग कर सकेंगे सवारी। 3 व्हीलर बस में जितनी सीट उतनी सवारियों को बिठाने की इजाजत होगी। पार्कों में सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक सैर करने की अनुमति रहेगी। माल वाहक वाहन के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। नोएडा, गाजियाबाद में आवागमन का फैसला जिला प्रशासन तय करेगा। यूपी के अंदर रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी। अपनी गाड़ियों से चलने वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी। नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल, हेल्थ डिपार्टमेंट की अनुमति के बाद इमरजेंसी सेवाओं को खोला जा सकेगा। सरकारी डिपार्टमेंट को 3 शिफ्ट में खोला जाएगा। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साफ है, सरकार रियायतें दे रही है, लेकिन इन रियायतों के साथ जनता पर भी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। देखना होगा जनता अपनी जिम्मेदारियों का कितना निर्वहन करती है। एक तरफ देश को अनलॉक करने के फैसले पर बीजेपी शासित राज्य आगे बढ़ते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ने पर विपक्ष भी सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। जी हां, आज कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पूर्णबंदी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना की। क्या कुछ कहा है सिब्बल ने, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस पार्टी अब सरकार को ज्यादा वक्त देने के मूड में नहीं है। मौजूदा मुसीबत पर सरकार की गलत नीतियों को लेकर अब कांग्रेस के तेवर तल्ख हो चले हैं। पार्टी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और सरकार के फैसलों और रणनीति को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार से सवाल पूछा, 4 घंटे में पूर्णबंदी लागू करने वाली सरकार को अब मालूम नहीं है किस रास्ते पर जाना है। तभी एक एडवाइजरी आती है, फिर दूसरी। सरकार के पास प्रवासी कामगारों का आंकड़ा नहीं है। सरकार के पास बस इतना डेटा है कि 28 लाख लोगों की मदद की। 24 मार्च के पहले सरकार विभेदकारी एजेंडे पर चल रही थी। अब सरकार को पता नहीं है देश कैसे चलाना है। प्रधानमंत्री के देश के नाम चिट्ठी झूठ का पुलिंदा है। इसके अलावा सिब्बल ने पीएम केयर्स फंड को लेकर भी मोदी सरकार से सवाल पूछा।
सिब्बल ने पूछा, आखिर पीएम केयर्स फंड से प्रवासी कामगारों को कितना पैसा दिया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर देश के नाम चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया था, जिसे लेकर विपक्ष काफी तल्ख हो रहा है। देखना होगा मोदी सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देना जरूरी समझती है या नहीं। अब कांग्रेस नेताओं का तो साफ कहना है, सरकार बढ़ती मुसीबत के बीच हालात संभालने में नाकाम साबित हो रही है, जिससे केंद्र की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं दिल्ली सरकार भी इस वक्त स्वास्थ्य के साथ आर्थिक परेशानी से जूझ रही है, जिसके मद्देनजर आज दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मदद की मांग की है। क्या कुछ कहा है केजरीवाल सरकार ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की स्वास्थ्य मुसीबत ने जितना नुकसान लोगों की जिंदगी को पहुंचाया है, उतना ही नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचा है। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन परेशानी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। राज्यों की स्थिति बेहद खराब है। कई राज्य केंद्र से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के हालात भी बेहद खराब होते जा रहे हैं, जिसके चलते अब सूबे के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र को पत्र लिखकर दिल्ली वासियों की मदद करने की गुहार लगाई है। सिसोदिया ने ट्वीट किया, मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है। स्वास्थ्य मुसीबत और पूर्णबंदी की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है। केंद्र की ओर से बाकी राज्यों को जारी राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है। वहीं मनीष सिसोदिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा, केंद्र सरकार से निवेदन है, मुसीबत की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों की मदद करें। आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिल्ली सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहायता की मांग की हो। इससे पहले भी केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों की मदद के लिए सरकार से मांग कर चुकी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो केंद्र सरकार पर दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी दोष मढ़ा था। ऐसे में अब देखना होगा केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की मांग पर गौर करती है या नहीं। तो अब पूर्णबंदी की वजह से आर्थिक नुकसान की भरपाई में केंद्र दिल्ली की मदद करता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं दिलचस्प तो अब बिहार का सियासी माहौल भी होता जा रहा है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर दिन ब दिन सियासत गर्माती जा रही है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू सत्ता में वापसी के ख्वाब देख रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी महागठबंधन से अलग की राह पर किला फतेह करने में जुटी है। और अब कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। तो क्या है पार्टी की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के मौजूदा स्वास्थ्य हालात भले ही खराब हो रहे हों, लेकिन सियासी दल अपनी स्थिति को सुधारने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। खासकर बिहार में, जहां साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भले ही अभी चुनावी बिगुल ना बजा हो, लेकिन सियासी दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी और जेडीयू अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाकर एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष की खामियों को उजागर करने में पूरे जोर शोर से जुटा है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस भी चुनावी मोड में आती दिख रही है। दरअसल बिहार में कांग्रेस श्रमिकों को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने श्रमिकों से जुड़े मुद्दे को लेकर राज्य स्तर पर हल्ला बोल की तैयारी शुरू कर दी है। 2 जून को सभी जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष समेत सभी कमेटी अध्यक्ष जिला मुख्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। पार्टी की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर समीर सिंह ने 2 जून के हल्ला बोल के लिए सभी जिलाध्यक्षों को पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले 28 मई को प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस की तरफ से धरना दिया गया था। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बताया कि 2 जून को होने वाले हल्ला बोल के दौरान जिलाधिकारियों को एक मांग पत्र भी सौंपा जाएगा, जो कामगारों के हितों के संबंध में होगा। तीसरे चरण में 4 और 6 जून को प्रदेश कांग्रेस के सभी ब्लॉक कमेटियों की ओर से अपने अपने प्रखंड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सांकेतिक धरना आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र भी सौंपा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लिए गए अनुचित निर्णय के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर भी जाती है। राजेश राठौड़ ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अब रुकने वाली नहीं है। जनता के वोट से राज सत्ता तक पहुंचने वाली बीजेपी और जेडीयू अब अनर्गल निर्णयों से जनता को ही कष्ट के चक्की में पीसने को आतुर दिखती है। अब कांग्रेस ने तो सत्ता पक्ष के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी शुरू कर दी है। देखना होगा इससे बीजेपी और जेडीयू को घेरने में पार्टी कामयाब हो पाती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात कल से बदलने वाले नियमों की। देश में फैली स्वास्थ्य मुसीबत के चलते 1 जून से पूर्णबंदी का नया चरण शुरू हो रहा है, जिसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी कल से कई बदलाव हो रहे हैं, जिनका आप पर पड़ेगा सीधा असर। आइए जानते हैं 1 जून से किन किन नियमों में हो रहा है बदलाव।
स्वास्थ्य मुसीबत के मद्देनजर वैसे तो कल यानी 1 जून से काफी कुछ बदलने वाला है। जैसे तालाबंदी का नया चरण शुरू होगा, साथ ही इसमें कई और रियायतें दी जाएंगी। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे बदलाव कल से आपको देखने को मिलेंगे जिसका आपके ऊपर सीधा असर पड़ेगा। इन बदलावों में वन नेशन वन राशन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे देश में 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड का नियम लागू हो जाएगा। नियम के तहत देश में एक ही राशन कार्ड से कहीं भी लोग राशन ले सकते हैं। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार देश के 17 राज्यों को अब तक जोड़ा जा चुका है। अन्य राज्यों को जोड़ने की प्रक्रिया चालू है। इसके अलावा कल से आधार से भी जुड़ा एक बदलाव होने वाला है। 1 जून से देश भर में आधार कार्ड करेक्शन का काम किया जा सकता है। देश भर में CSC को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर बताया था कि आधार करेक्शन अब आसानी से किया जा सकता है। गैस सिलेंडर के दाम होंगे तय। 1 जून से देश में गैस सिलेंडर की नई दरें लागू होंगी। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच माना जा रहा है कि कीमत में कमी की जाएगी। पिछले महीने गैस सिलेंडर की कीमत में 14 रुपए प्रति सिलेंडर कटौती की गई थी। देश के कई राज्यों में 1 जून से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। जम्मू कश्मीर ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 1 जून से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए और डीजल की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की गई है। देश भर में पूर्णबंदी की वजह से ठप पड़ी रेलवे सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। रेल मंत्रालय के अनुसार देश में 200 जोड़ी ट्रेन फिर से पटरी पर दौड़ना शुरू कर देगी। ये ट्रेन देश के विभिन्न हिस्सों के लिए शुरू होंगी। ट्रेन का टिकट IRCTC की वेबसाइट से कटाया जा सकता है। तो कल से ये नए बदलाव आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, जिन पर आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही।